हमारे प्यारे दोस्तों, मैं श्री प्रिंस कुमार आप सभी को हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि स्टेट की एग्जामिनेशन में ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसी को देखते हुए ज्योग्राफी पार्ट में मैपिंग का एक बहुत बड़ा अप्रोच होता है। अगर ज्योग्राफी के अप्रोच को अगर हम समझ लें, मैपिंग के अप्रोच को समझ लें तो ज्योग्राफी का 80% जो प्रश्न है लगभग सामान्यतः सोल्व हो जाते हैं। चाहे वो भारत का मैपिंग हो या फिर वर्ल्ड का, खास करके यही दो मैपों से प्रश्न आते हैं। और इन दोनों प्रश्नों को जानने से पहले थोड़ा सा वर्ल्ड पे हम लोग चलते हैं और उसकी सहायता से ही मैपिंग के साथ कंटेंट को भी ठीक करेंगे, जिसमें जैसा कि आप देख भी रहे होंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जानते हैं कि पृथ्वी गोल है और थोड़ा सा इसका चपटा लोल है। यानी कहने का अर्थ है कि पृथ्वी गोल है, इसका मतलब है कि ऊपरी भाग थोड़ा सा चपटा हिस्सा में शामिल है और इसीलिए इसको हम लोल भी कहते हैं। और ये ज्वाइड आकृति को कहा जाता है। इसमें कहा जाता है कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में, बीच से एक ऐसी रेखा गुजरती है पृथ्वी में जिसको दो बराबर भागों में बांटती है। उसी रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं, जो कि 0 डिग्री से होकर के गुजरती है। और 0 डिग्री से, जैसे कोई भी गोलाकार आकृति है तो उसको दो भाग में बांटने के लिए एक बीच में आप लाइनिंग करते हैं। उसी तरीका से पृथ्वी भी गोल है तो एक बीच में एक लाइनिंग किए हैं और इसी लाइनिंग को हम विषुवत लाइन कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं, जो कि 0 डिग्री से होकर के गुजरता है। और 0 डिग्री से होकर के जब गुजरता है तो ऊपर वाला हिस्सा को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिण वाले हिस्सा को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। प्रश्न ये उठता है कि इसे गोलार्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि गोला का आधा भाग है, इसमें जो है गोला है और ये गोला को आधे भाग को ही गोलार्ध कहा जाता है। और ये दक्षिण साइड में है इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध, और इसके ऊपर साइड में है तो ये उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि वो नॉर्थ डायरेक्शन में है इसीलिए इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। प्यारे दोस्तों, फिर अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो प्रकार की पृथ्वी में लाइनिंग खींची जाती है। एक लाइनिंग की अगर हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे तो एक पड़ा हुआ लाइन होगा इस टाइप का, पड़ा हुआ लाइन, चलते जाइए। तो जो पड़ा हुआ लाइन खींचते जा रहे हैं और जब पड़ा हुआ लाइन खींच रहे हैं तो ये पड़ा हुआ लाइन को क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। तो इसको हम लोग कहते हैं अक्षांश, इसको कहते हैं अक्षांश। जो अक्ष पर होगा उसको अक्षांश कहेंगे। आप ही बताइए, ये अक्ष पे है, ये 0 डिग्री जो अक्ष बनाए हुए हैं उस पे शामिल है, इसीलिए इसको हम अक्षांश के नाम से जानते हैं। परंतु यहाँ पे इस तरीके से 0 डिग्री से आगे की ओर बढ़ेगा तो 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरीके से 90 डिग्री तक चलता है फ्रेंड्स। और उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में भी डिग्री के रूप में आगे की ओर बढ़ता है तो 90 डिग्री तक चलता है। और 90 डिग्री तक चलता है तो 90 रेखाएं अक्षांश से ऊपर में हो गया और 90 रेखाएं नीचे हो गया, यानी दक्षिणी गोलार्ध में हो गया। इसीलिए 90 अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में और एक 0 डिग्री, यानी कुल मिलाकर 181। यानी कि पृथ्वी पर कुल जो संख्या है, यानी कि पृथ्वी पर खींची गई अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। ध्यान से देखिए, क्योंकि 0 डिग्री तो एक अपने आप में लाइनिंग है और एक तरीके से 90 तक खींचा गया है तो 90 लाइन उत्तरी गोलार्ध में, 90 लाइनिंग दक्षिणी गोलार्ध में और 0 डिग्री जो आपके पास एक लाइनिंग है, कुल मिलाकर के टोटल पृथ्वी पर खींची गई अक्षांश रेखा की संख्या आपको 181 है। ये कभी कभी प्रश्न इस तरीके से पूछ लिया करता है कि पृथ्वी पर खींची गई अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, इस तरीके से प्रश्न पूछा भी जाता है फ्रेंड्स। आगे अगर हम बात करें तो इसी में थोड़ी सी कहा जाता है कि पृथ्वी गोल है, परंतु कुछ हालात ऐसा बना कि पृथ्वी पर जब काफी बारिश हुई, इसके कारण जल जो है अपनी स्थितियां खुद ढूंढ लिया। और जब जल अपनी स्थितियां खुद ढूंढी तो इसके कारण जब जल अपनी स्थितियां खुद ढूंढना शुरू कर दिया, आप जानते हैं कि जल अपना रास्ता खुद निकाल लेता है,
इसी क्रम में जल जो है अपना रास्ता जब निकालने के क्रम में ही क्या किया कि महासागर का विकास कर दिया। इसी को हम लोग महासागर के नाम से, क्योंकि जल जमाव हुआ तो महासागर कहलाया। अब थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर है, कॉन्टिनेंटल और ओशन पर थोड़ा सा अगर हम विचार करें तो देखते हैं कि महासागर जहाँ जल की अधिकाधिक स्थितियां बनी हुई वो महासागर के रूप में शामिल है, और जो स्थल जहाँ पे जीव जंतु जो निवास करता है, स्तन जो प्राणी है, स्तनजीवी प्राणी है जो महाद्वीप पर निवास करता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। इसमें जो है ये आप देख रहे हैं बीच वाले आकृति, ये जल की स्थिति है। ये आकृति जो आप सब देख रहे हैं जल की स्थिति है, क्योंकि अभी हम बताए पृथ्वी गोल है। तो आप ही बताइए, मान लीजिए कि पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी गोल है तो गोल होने के क्रम में आप देख रहे हैं बीच में कि कटा फटा भाग है। तो ये जो भी यहाँ पे कटा फटा भाग आपको दिखाई ये सब दे रहा है, ये सब जल की स्थितियां हैं। इतना चीजें याद रखें आप। तो यहाँ पर बात यह है कि जलीय भाग को महासागर कहा गया और स्थलीय भाग को महाद्वीप कहा गया। ये महाद्वीप कॉन्टिनेंटल के रूप में जाना जाता है। और यह कॉन्टिनेंटल की बात करें, महाद्वीप की अगर हम बात करें तो बात करने के लिए फ्रेंड्स कुछ महाद्वीप के नाम आपको हम बता रहे हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें अगर हम आपसे कहें तो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये उत्तरी अमेरिका है, और ये जो है दक्षिणी अमेरिका जिसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। तो ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा है। और ये वाला ऐसे आप महादेश के रूप में भी इसको कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका महादेश और दक्षिणी अमेरिका महादेश है, दो रूप में है। फिर यहाँ पर अगर आप बात करें तो ये यूरोप महादेश की कल्पना किया गया है, कल्पना किया है यूरोप महादेश। और यहाँ से अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो दो चीजें उभर के आ रही है। इसको आप कहते हैं अफ्रीका महादेश, अफ्रीका महादेश, और इसको हम कहते हैं एशिया महादेश, और इसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया महादेश। इसको ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया महादेश है। इसमें आप जो देख रहे हैं ये मैपिंग पे छोटा सा इलाका, ये इलाका जो आपको दिखाई दे रहा है न्यूजीलैंड का एक छोटा सा पार्ट है। ऐसे न्यू पापुआ गिनी भी यहाँ पर है, हालांकि वो अलग अलग देश छोटे छोटे देश के रूप में शामिल है। अभी हाल फिलहाल में देखे थे कि न्यूजीलैंड बहुत चर्चा में था। न्यूजीलैंड चर्चा में होने का मुख्य कारण था कि न्यूजीलैंड जो है कोरोना वायरस से पहला ऐसा देश रहा है जो मुक्त हुआ, और सबसे पहले वर्ल्ड स्तर पर सबसे पहले मुक्त हुआ। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि कितनी साइंटिफिक, कितना जो है उनका अप्रोच रहा होगा, इस तरीके से मुक्ति पाया उन्होंने। अब इसमें आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, देखिए प्रश्न की टेंडेंसी क्या होती है, मैं प्रश्न पे चर्चा कर लूँ थोड़ा सा लिखने के बाद। ये आप देख रहे हैं ब्रिटेन है, ये ग्रीनलैंड है। अगर आपसे हम बातें थोड़ी सी करते हैं विशेष रूप से, तो ये जितना भी आपको मैं महादेश बताया जो महाद्वीप पर स्थित है, महाद्वीप पर स्थित है वही महादेश है। तो जो जितना भी आपको बताया, तो सबसे बड़ा महादेश आपको कौन दिखाई दे रहा है? देखिए तो ध्यान से, एशिया सबसे बड़ा दिखाई आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा है? इसके अंदर छोटा सा एक श्रीलंका भी घुसा हुआ है। बताइए ये सब पूरा इलाका जो आपको दिखाई दे रहा है, तो सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है कि नहीं है? फिर उसके बाद आप चले आइएगा तो आपको अफ्रीका दिखाई देगा कि नहीं देगा? अफ्रीका पर जाइएगा फिर आपको नॉर्थ अमेरिका दिखाई देगा कि नहीं देगा? नॉर्थ अमेरिका पर जाइएगा यूरोप आपको दिखाई देगा कि नहीं देगा? यूरोप जाइएगा तो जाइएगा नॉर्थ साउथ अफ्रीका पर, साउथ अमेरिका पर आइएगा, उसके तत्पश्चात ऑस्ट्रेलिया पर आइएगा। लेकिन इतना प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा महाद्वीप या फिर महादेश तो एशिया है, और सबसे छोटा आपको भी ये भी दिखाई दे रहा है जो ऑस्ट्रेलिया है प्यारे फ्रेंड्स। और अगर हम थोड़ी सी बात करें, प्रश्न इतना नहीं, प्रश्न बहुत ही जो एक जामनर होते हैं वो बड़ा ही बच्चे की मानसिकता को पकड़ते हैं। ये मानसिकता की जो बातें हैं इसमें आपको एक बातें कह रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ देगा, एग्जामिनर का माइंड जो सेटअप है वो जान रहा है कि लड़का ऐसे रट के विद्यार्थी आए होंगे, लेकिन उनका माइंड सेटर का दिमाग क्या चलता है कि ये बताइए मुझे कि कौन कौन से कॉन्टिनेंटल से विषुवत रेखा होकर के गुजरती है। अब यहाँ पर तो दिमाग आप लगाए नहीं, तो आप ध्यान से देखिए, एशिया से होकर के गुजरा कि नहीं गुजरा? तो जी गुजरा। अफ्रीका से गुजरा कि नहीं गुजरा? तो जी गुजरा। साउथ अमेरिका से गुजरा कि नहीं गुजरा? तो गुजरा। तो 3 से गुजर गया कि नहीं गुजर गया? और आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 का नाम दे देगा, चौथा लिख देगा इसमें से सभी। अब आप देखिएगा
कि अफ्रीका एकदम बीचे बीचे से गुजरता है, मारो पहला आंसर। दूसरा के चक्कर में भी नहीं रहिएगा कि यार भारत तो यहीं तक है, करके रेखा इससे होकर गुजरता है। लेकिन आप यहाँ वाला हिस्सा को देखिए तो ये वाला हिस्सा जो मलेशिया का हिस्सा है, जो आप थाईलैंड का हिस्सा है, बैंकॉक का हिस्सा है, ये सब हिस्सा आपको इस क्षेत्र में 0 डिग्री के आसपास आ जाता है। अगर इसी में थोड़ी सी मैं बातें और घुमा के कहूँ तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मकर रेखा यानी ऑस्ट्रेलिया से कौन रेखा, ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होकर के कौन सी रेखाएं गुजरती है? देखिए तो ऑस्ट्रेलिया से के बीचों बीच से होकर के कौन सी रेखाएं गुजर रही है? ध्यान से देखें तो मकर रेखा होकर गुजर रही है। ऐसा प्रश्न आपसे रहेगा प्यारे फ्रेंड्स। इतना ही नहीं, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौन ऐसा, यानी फिर कर्क रेखा के बारे में आपसे अगर पूछ रहे तो कितने कॉन्टिनेंटल से होकर गुजरता है? तो 3 कॉन्टिनेंटल से होकर गुजरता है। एक तो आप देख रहे हैं एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा अमेरिका। 3 अमेरिका का मतलब है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका से होकर के गुजर रही है। ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। अगर आपसे हम कहें कि सन है, सूरज है, और सूरज का टेम्परेचर सबसे ज्यादा कहां पड़ेगा? पृथ्वी के किस भाग पर? यहाँ पर बीच में हम लाइट दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि इधर देंगे तो आप कहिएगा कि अमेरिका पर टॉर्च जा रहा है। यहाँ पृथ्वी गोल है, ऐसे पड़ रहा है सूरज की किरणें, यहाँ से डायरेक्टली इस रूप में पड़ रहा है, यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। तो आप ही बताइए कि विषुवत रेखा पर एकदम सूरज की किरण लाइट टाइट मारेगा कि नहीं मारेगा? और जैसे ही विषुवत रेखा पर टाइट लाइट होगा तो बाष्पीकरण ज्यादा होगा, बाष्पीकरण ज्यादा होगा तो आप ही बताइए कि संघनन ज्यादा होगा, संघनन ज्यादा होगा तो वर्षा ज्यादा होगा, अब वर्षा ज्यादा होगा तो जैव विविधता ज्यादा होगा। क्योंकि आप अवगत हैं फ्रेंड्स कि बरसात ऋतु में जीवों की संख्या में विविधता ज्यादा होता है, और इसीलिए विषुवत रेखा पर विविधता जीवों का ज्यादा होता है। क्योंकि यहाँ टेम्परेचर इतनी जबरदस्त होती है कि यहाँ पर आपको टेम्परेचर और वर्षा के कारण यहाँ जैव विविधता अधिक पाए जाते हैं, बायोडायवर्सिटी अधिक होती है, जिसके कारण जैव विविधता का धनी कहा जाता है 0 डिग्री पर। इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैव विविधता का धनी किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो विषुवतीय क्षेत्र को कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप जानते हैं कि इसको नॉर्थ पोल कहते हैं और इसको साउथ पोल कहते हैं, यानी नॉर्थ पोल का मतलब है उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल का मतलब है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव में जैसे जैसे मैं 0 डिग्री के कंटिन्यूटी में आगे की ओर बढ़ता चला जाता हूं, और जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ते चले जाइएगा प्यारे फ्रेंड्स, तो जैसे 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 आगे की ओर निकलिए, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध में जाइए चाहे दक्षिणी गोलार्ध में जाइए, टेम्परेचर का मान घटता जाएगा। और जैसे ही टेम्परेचर का मान घटेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर का मान घटेगा तो जल वाष्प जो वेपराइजेशन है वो कम होगा, संघनन कम होगा और वर्षा कम होगा, इसीलिए शीतलता ज्यादा होगा और यहाँ पर जैव विविधता कम होगा। इसीलिए ध्रुव में जैव विविधता बहुत कम होता है। किसके तुलना में? तो विषुवत रेखा के तुलना में। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि यदि कोई व्यक्ति विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाता है तो विषुवतीय तो जैव विविधता में कमी आती है, अधिक होता है, समान रहता है, अपरिवर्तित रहता है। इस तरीके से भी प्रश्न रहेंगे। तो आप ही बताइए, 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर बढ़ेंगे, टेम्परेचर घटेगा तो वर्षा घटेगा, जैसी घटेगा जैव विविधता घटेगा, इसीलिए जैव विविधता यहाँ धीरे धीरे कम होता चला जाता है। इतना ही नहीं, अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर एक रेखा है जिसको नाम है आर्कटिका, या आर्कटिक इसको कहते हैं। टिक, अभी टिक का मतलब टिक, टिक माने ऊपर वाला हिस्सा, तो ये टिक ऊपर हुआ, आर्कटिका इसको हम कह रहे हैं टिक, हालांकि टिक कहना चाहिए, आर्कटिक जो है, टिक मतलब होता है ऊपर, ये जो टिक है, टिका, आर्कटिका यानी टिका, टिक से नीचे टिका, इसीलिए आर्कटिक ऊपर और आर्कटिका नीचे है। इसीलिए उत्तरी ध्रुव में कभी कभी कंफ्यूजन ये होता है प्यारे फ्रेंड्स कि दोनों का नाम सेम है, थोड़ा सा का अंतर है, टिक्का का टिक्की का, इसीलिए थोड़ा सा इस पर विचार कर लीजिएगा। और इस तरीके से आपको प्रश्न हो सकता है, ये पूछा भी जाए। आपसे मैं एक बात और यहाँ करना चाहूंगा कि महासागर जो आप देख रहे हैं बीच बीच में, ये वाला जो एरिया हम आपको बताएं कि बीच वाला जो खाली जगह है, ये सब जो खाली जगह आपको दिखाई दे रहे हैं वो खाली जगह किसका है या खाली जगह किस लिए बना हुआ है? तो हम अभी बोले कि बीच बीच में महासागर है, इसीलिए यह खाली जगह है। जैसे अगर हम आपसे कहें तो आप ही बताइए, ये वाला आपसे हम क्वेश्चन पूछे कि कौन महासागर है, तो इसको हम कहते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर इसको कहते हैं
अटलांटिक महासागर, यानी अटलांटिक का अर्थ है, आप ही बताइए, ये अटलांटिक महासागर है और यहाँ पर 0 डिग्री है। हम अभी बताए थे 0 डिग्री के ऊपर वाला यानी उत्तरी गोलार्ध के श्रेणी में आता है और नीचे वाले हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध के श्रेणी में आते हैं। इसीलिए प्यारे फ्रेंड्स, इसमें जो है ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध में जब आएगा तो आप थोड़ा सा ये बताइए, क्या इसको हम उत्तरी अटलांटिक महासागर कहेंगे कि नहीं कहेंगे, और इसको हम लोग दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। इसीलिए ऊपर वाला को उत्तरी अटलांटिक, नीचे वाले को दक्षिणी अटलांटिक कहा जाता है। दूसरी बात है फ्रेंड्स कि यहाँ वाला ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये प्रशांत महासागर का है, और प्रशांत महासागर, प्रशांत जो महासागर है, ये प्रशांत महासागर, आप जानते हैं पृथ्वी गोल है, इसलिए इसको गोल कर दीजिए, फोल्ड कर दीजिए, तो प्रशांत इधर भी होगा, प्रशांत इधर भी होगा। इसीलिए प्रशांत महासागर दोनों साइड में पाया जाता है। कभी कभी आपके मन में कंफ्यूजन होता होगा कि इधर भी और इधर भी, तब पृथ्वी गोल है जी, दोनों को एक दूसरे से सटा दीजिए, प्रशांत महासागर आपको दिखाई देगा। और इसीलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और महासागर है जिसका नाम है हिंद महासागर, और हिंद महासागर जो है वो हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है। दुनिया में एकमात्र महासागर है जो कि किसी देश के नाम पर पड़ा है। इसीलिए इसको बार बार प्रश्न में पूछने का भी प्रयास करता है कि हिंद महासागर का नाम हिंद क्यों पड़ा, क्योंकि हिंदुस्तान के नाम पर है, इसलिए इसका नाम हिंद पड़ा, और हिंद महासागर जो है यहाँ पर है। और इसीलिए हिंद महासागर और एक प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। ये बड़ा महासागरों कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि इससे बड़ा, इससे गहरा कोई महासागर नहीं। ये जो है प्रशांत महासागर बड़ी महासागर है। इसमें भारत का भी मानचित्र थोड़ा सा देखें फ्रेंड्स, तो भारत के मानचित्र पर अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा भारत को, इंडिया को, तो 3 ओर जल से घिरा हुआ है और एक ओर जो है पूरा में हिमालय फैला हुआ है इलाका में। अब जानते हैं, इसमें हम थोड़ा सा देखें कि कहा जाता है कि कोई भी स्थल यदि 3 ओर जल से घिर जाए तो उसको हम उपमहाद्वीप कहते हैं। पहले द्वीप को समझ लेते हैं। द्वीप कहता है कि जो चारों ओर जल से घिर जाए। मान लीजिए कि मालदीव है, तो ये मालदीव जो चारों ओर जल से घिर गया तो ये द्वीप है, ठीक। परंतु उपमहाद्वीप, भारत को महाद्वीप कहा जाता है, महाद्वीप नहीं उपमहाद्वीप कहा जाता है। कारण क्योंकि भारत 3 ओर जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको हम उपमहाद्वीप के श्रेणी में रखते हैं। उपमहाद्वीप में फ्रेंड्स प्यारे, इसमें हम साइड की अगर हम बात करें, ऊपर वाला हिस्सा को नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर का इलाका को वेस्ट कहते हैं, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिए, भारत का ए वाला जो हिस्सा है यहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। ए वाला जो हिस्सा है उत्तरी भारत है और ये दक्षिणी भारत, कर्क रेखा बीचे बीच से होकर के भारत का मोटा मोटी गुजरती है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये दक्षिणी जो भारत है, दक्षिण जो भारत है उसमें एक पूर्वी तट है, इसका एक पश्चिमी तट, एक दक्षिणी तट भी हो सकता है हल्का सा। ये श्रीलंका और भारत के बीच एक संधि बनाता है, क्योंकि 2 स्थलीय भाग को कोई जलीय भाग जोड़ता है, 2 स्थलीय भाग को कोई जलीय भाग जोड़ता है, तो इसी को हम कहते हैं जल संधि। जैसे पाक जल संधि, एक श्रीलंका का स्थल है और एक भारत का स्थल है, इन दोनों को जलीय भाग जोड़ रहा है, इसीलिए इसको हम जल संधि कहते हैं, इसीलिए इसको हम पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। और इसमें बंगाल की खाड़ी हो गया और एक तरफ अरब सागर हो, दक्षिण में हिंद महासागर हो, भारत के नाम पर इसका नाम पड़ा है। और इसी में अगर हम बात करें प्यारे फ्रेंड्स, तो ये 3 ओर जल से घिरा हुआ, और ये जो अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है और हिंद महासागर है। थोड़ा सा यहाँ पर एक बात और कहना चाहेंगे, जितना भी अधिकांश नदी है, इसका हम फीचर अभी नहीं बता रहे हैं, जितना भी अधिकांश नदी है वो बंगाल के खाड़ी में गिरती है। इधर मात्र 2 ही नदी गिरता है, मात्र 2 नदी, नाती, बाकी पोता सब उधर गिरता है बंगाल की खाड़ी में, नाती यानी गिरता है। तो नाती, न से नर्मदा, ता से ताप्ती,
नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरता है, और बाकी इधर जो नदियां गिरती है वो उसमें आपको महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। अब बताइए ये सब जो नदियां इधर की ओर गिरती है, याद है करना है, महान आदमी है तो क्या करें, तो गोद में उठा लो, कौन है तो कृष्ण भगवान, कहां पहुंचाना है तो कावेरी। यानी कि आदमी महान है, गोद में उठा लीजिए, महान आदमी है तो कृष्ण भगवान है, जाना है कावेरी, लेके जाइए। और यही चीज है, सब नदियां इधर गिर रहा है, और जब सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिर रहा है मोटा मोटी, तो आप ही बताइए जब नदी बंगाल की खाड़ी में गिरेगा भाई साहब, तो नदी का पानी मीठा होगा कि खारा, तो मीठा होगा, क्योंकि सभी नदियां यहाँ गिर रहा है, खारा तो होगा नहीं, नमकीन तो होता है तब जब कम पानी मिलता है। 1 kg नमक डाल दीजिए, 1 kg पानी डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये चलते 1 kg पानी और 1 kg नमक ज्यादा नमकीन है, लेकिन 10 kg पानी या 1 kg नमक कम नमकीन होगा। वही चीज हाल इसका है। इधर है जो नदी गिरता ही नहीं है, इधर नमक की सांद्रता ज्यादा है अरब सागर में, तो अरब सागर जो है ज्यादा लवणीय है और बंगाल की खाड़ी कम लवणीय है। किसके तुलना में, अरब सागर के तुलना में। इधर है जल के नदियों का प्रवाह, और तो कुछ है नहीं ज्यादातर। आगे बात करें फ्रेंड्स, तो ये वाला तट को तो हम क्या कहते हैं, पूर्वी तट। ये वाला को क्या कहते हैं, पश्चिमी तट। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि पूर्वी जो तट है उसको 2 भाग में बांटा गया है, एक होता है उत्तरी सरकार और दूसरा है कोरोमंडल तट। पूर्वी तट को 2 भाग में बांट करके देखा गया। क्वेश्चन ये भी आपसे पूछेगा कि भारत, दक्षिण भारत के पूर्वी तट को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में, एक है उत्तरी सरकार और दूसरा है कोरोमंडल तट। इस तरीके से प्रश्न आप देखिएगा, मिलेगा आपको। लेकिन यही आप चले आइए पश्चिमी तट में, तो इसको 3 भाग में बांटा गया है। इसको आप कहते हैं, केरल वाले तट को कहा जाता है मालाबार तट, केरल वाले तट को मालाबार तट कहते हैं। गोवा तथा कर्नाटक वाले, गोवा यानी कर्नाटक वाले तट को कन्नड़ तट कहते हैं, कन्नड़ तट कहते हैं। महाराष्ट्र वाले तट को कोंकण तट कहते हैं, महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट कहते हैं, कनाडा के तट को कन्नड़ तट कहते हैं, और केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। यानी पूर्वी पश्चिमी भाग को, पश्चिमी तट को 3 भागों में बांटा गया है, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, 3 भागों में बांटा गया है। लेकिन पूर्वी भाग को उत्तरी सरकार और कोरोमंडल 2 भागों में बांटा गया है, 2 भाग में इसको समाहित किया गया है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि केरल के तट को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं, तो मालाबार तट के नाम से। तमिलनाडु के तट को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं, तो कोरोमंडल तट को। अब जाकर के मैप पर भी देखिए, अब यहाँ पे मैं तमिलनाडु नहीं लिखा हूँ, यहाँ पे मैं आंध्र प्रदेश नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ मैं उड़ीसा नहीं लिख रहा हूँ, ये चीज आपको अध्ययन करना होगा। अब यहीं पे बात अगर हम करें, यहाँ पर मैं केरल नहीं लिखा हूँ, यहाँ मैं कर्नाटक नहीं लिख पा रहा हूँ, यहाँ गोवा है, यहाँ महाराष्ट्र है, ये गुजरात है, ये राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है। तो अब इस तरीके से मैपिंग कीजिए, मैप आपके पास होंगे, थोड़ा सा उलट के एक मर्तबा देखिए और हिचकिए मत, क्योंकि मैपिंग से ही प्रश्न आते हैं। ये बात को एकदम दिमाग में कॉन्साइज कर लीजिए, बैठा लीजिए। अब अगर आपसे हम कहें तो इस तरीके से दक्षिणी भारत का मुख्य रूप से हम तट के बारे में आपको हम बताएं। इसके बाद थोड़ा सा हम बात करते हैं कि भारत के कई वो पड़ोसी देश भी है, जैसे भारत का पड़ोसी देश भी है, क्योंकि पास पड़ोस में तो गोतिया होता ही है, वही गोत्र है आपका। तो एक गोत्र में जो है आप जानते हैं कि भारत से वो अलग पाकिस्तान भी हुआ है, यहाँ से एक अलग अफगानिस्तान भी हुआ है, अफगानिस्तान का भी एक इलाका है। यहाँ देखिएगा तो पूरी तरीका से चाइना यहाँ से यहाँ तक छेके हुए हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा तो बीच में नेपाल का हिस्सा आपको मिल जाएगा, ये वाला हिस्सा देखेंगे तो भूटान का हिस्सा आपको मिल जाएगा, ये वाला हिस्सा देखेंगे तो ये बांग्लादेश का हिस्सा मिल जाएगा, ये वाला हिस्सा देखेंगे तो ये म्यांमार का हिस्सा मिल जाएगा, ये वाला हिस्सा देखेंगे ये श्रीलंका का मिल जाएगा, ये श्रीलंका का हिस्सा है, और ये आपका नेपाल दिखाई दे रहा है, इसको आप नेपाल कह सकते हैं। नीचे वाला बीच वाला हिस्सा है नेपाल, नेपाल इसको कह सकते हैं, इसको मैं एन लिख देता हूँ नेपाल को, इसको जो है भूटान को बी लिख देता हूँ,
म्यांमार को एम लिख देता हूँ, बांग्लादेश को बी लिख देता हूँ, पाकिस्तान को पी लिख देता हूँ, चाइना को सी लिख देता हूँ। आप ही बताइए, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत के सबसे अधिक पड़ोसी राष्ट्र स्थलीय सीमा कौन बनाता है भारत के साथ। एक ट्रिक मैं इसके लिए अपनाया हूं फ्रेंड्स, जिसका नाम है बचपन में बीए पास। सब तो बुढ़ापा में करता है, लेकिन आपको बचपने में कर जाना है, बीए पास कर जाना है। व से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। यानी कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा सीमा कौन देश बनाता है, बांग्लादेश बनाता है। किसके साथ बनाता है जी, तो भारत के साथ बनाता है। देखिए लहरिया कट कैसे चल रहा है। और फिर उसके बाद 2 नंबर पर कौन बनाता है सीमा, चाइना बनाता है। यानी सबसे ज्यादा लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ मेरा लगता है। फिर 2 नंबर पर चाइना के साथ लगता है, 3 नंबर पर पाकिस्तान के साथ लगता है बॉर्डर मेरा, 4 नंबर पर किलोमीटर के दृष्टिकोण से नेपाल के साथ बॉर्डर लगता है, फिर भूटान के साथ बॉर्डर लगता है। सबसे कम जो बॉर्डर लगता है मात्र 106 किलोमीटर का, वो बॉर्डर आपके साथ लगता है अफगानिस्तान के साथ। बाकी आपसे हम कहें सबसे अधिक लगता है बांग्लादेश के साथ। तो दोस्तों इस तरीके से प्रश्न पूछता है कि सबसे अधिक किसके साथ बॉर्डर लगता है और सबसे कम किसके साथ बॉर्डर लगता है। इस तरीके से जो है क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछ लिया करते हैं। आगे हम बात करें थोड़ा सा, तो इसी में आप चल करके देखिए, ये जो तटीय इलाका है, सबसे लंबा तटीय इलाका किसका है। ये जो तट आप देख रहे हैं, ये जो आप तट देख रहे हैं, तो इसके लिए भी मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता दूं। कभी कभी प्रश्न ऐसा भी पूछ लिया करता है प्यारे फ्रेंड्स, केक गम में काटो, केक गम में काटो। ये भी एक प्रकार का ट्रिक मैं बता रहा हूँ। क से केरल, यहाँ क से केरल हो गया, क से कर्नाटका हो गया, ग से गोवा हो गया, म से महाराष्ट्र हो गया। ये ग जैसा निकला हुआ है, देखिए तो ऐसे ही ना ग लिखाता है, ग इसी लिखाता है जी। तो ये ग से गुजरात हो गया, और इर्रा जैसा है, यहाँ से देखिए ध्यान से, इर्रा से राजस्थान हो गया। तट तो है जब गुजरात तक ही, तो गुजरात जो है इसका लंबी तट सबसे अधिक लगती है। इधर है, इसमें जाएगा तटीय भाग है, ये भी इसका तटीय भाग है, ये दोनों तटीय भाग है इसका। ये जो आप दोनों देख रहे हैं, इस टाइप से आप जो देख रहे हैं कि ऐसे है ऐसे है, ये दोनों को मैं आपको बता दूं, ये वाला जो हिस्सा है कच्छ की खाड़ी इसको कहते हैं, कच्छ की खाड़ी। और ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं खंभात की खाड़ी। यानी जो खंभे पर खड़ी हो जाए नीचे से खंभात की खाड़ी, और जो ऊपर है वो कच्छ की खाड़ी है। इसीलिए फ्रेंड्स ये कच्छ की खाड़ी हो गई और ये खंभात की खाड़ी हो गई। नीचे वाला हिस्सा खंभात की खाड़ी हो गई और ऊपर वाला हिस्सा कच्छ की खाड़ी हो गई गुजरात में। और दोनों को अगर माप लिया जाए तो ये तटीय इलाका में जितना भी राज है उस सबसे ज्यादा तटीय इलाका जो लंबा है वो किसका है, तो गुजरात का है। क्योंकि देखिए लहरिया कट कितना है, ऐसा पूरे में समुद्र फैला हुआ है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा तटीय इलाका लंबा है। किसी को पूछेगा समुद्रीय इलाका में तो वो है गुजरात, और सबसे कम गोवा का लगता है, छोटा है गोवा, एक राज्य के रूप में शामिल है। तो मित्रों इसी के साथ अगर हम आपसे कुछ बातें और कहना चाहें तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कितने राज्य तटीय राज्य हैं, संख्या बताइए, या कौन राज्य तट से नहीं जुड़ता है। तो आप मैप उठाइए एटलस और उसमें देखिए चल कर करके, मैं आपको सिर्फ गिनती करवा रहा हूं। यहाँ पे आपको पश्चिम बंगाल है जो आकर के गंगा नदी यहाँ गिरती है बंगाल की खाड़ी में, तो एक हो गया, गुड। ये दूसरा नंबर पर उड़ीसा है जो नवीन पटनायक जी वहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, 2 तटीय इलाका हो गया, ये भी तट पर है। तीसरा जो है आंध्र प्रदेश है, चौथा तमिलनाडु है, पांचवा ये केरल है जी, छठा कर्नाटका है, सातवां गोवा है, आठवां महाराष्ट्र है, नौवां जो सबसे लंबा तट वाला है राज्य वो गुजरात है। तो बताइए तटीय राज्य की संख्या भारत में कितनी है, 9 है। आपका क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है फ्रेंड्स। तो देखिए क्वेश्चन का जो पॉसिबिलिटी है वो क्वेश्चन के पॉसिबिलिटी के आधार पर मैं एक आउटलुक देने का प्रयास करूंगा, और पूरी तरीके से मैं प्रयास करूंगा कि प्रश्न यहीं से आए, और मैं गारंटी भी कहता हूं कि प्रश्न यहीं से आएंगे।
ज्यादा इसमें किसी प्रकार को परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। झूठों को किताब ये पढ़ो, वो पढ़ो, हऊ पढ़ो, हु पढ़ो, जो हऊ और हु के चक्कर में रहे वो हु करते रह जाते हैं एग्जामिनेशन में। का अर्थ है मेरा कि जो जूम ऐप है उस पर भी आपको जो है क्लास चलेगी ऑनलाइन। मगध क्लासेस जो विशाल सर का नंबर है उस पर जाकर करके संपर्क कीजिए मगध क्लासेस के नंबर पे। मैं इस टॉपिक को यहीं समाप्त करता हूं प्यारे फ्रेंड्स, और आगे की लेक्चर में मैं आगे बढ़ूंगा भी। बहुत बहुत धन्यवाद। और विद्यार्थियों, यदि आपको एस्टेट की पूरी तैयारी करना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क करें, क्योंकि जूम ऐप के माध्यम से आपको पूरी तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। और आप लोग इसको पढ़ने के बाद आप लोग लिखने का कष्ट करें, क्योंकि लिखेंगे तो आपको ज्यादा याद होगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।